Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Electricity और आज हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट से। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या होता है ये इलेक्ट्रिक सर्किट? जैसा कि हमारे घरों में जो वायर लगाई होती हैं, जिनके बीच में स्विचेस कनेक्ट होते हैं और हमारे जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं जैसे फैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, वो कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। तो सर्किट क्या होता है? ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of wires, resistances like electric bulb, fan, etc. and switches between two terminals of cell or battery, along which an electric current flow is called electric circuit. तो एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, एक लगातार ऐसा रास्ता जिसमें से कंडक्शन हो सके, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसमें क्या लगे होते हैं? वायर, स्विचेस, रेजिस्टेंस, बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जैसे कि जो मीटर में आपके वायर आई हुई है, एक जिसमें दो टर्मिनल्स आते हैं, एक रेड कलर की वायर और एक ब्लैक कलर की वायर, तो वो बैटरी के दो टर्मिनल आपके घर में आए हैं और आप अपने घर के पूरे सर्किट को उन दो टर्मिनल के बीच में क्या कर देते हो? कनेक्ट कर देते हो। तो ये जो कंटिन्यूअस पाथ है जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। एक एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई सेल है और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, और यहां पे हमारे पास ऑन ऑफ के लिए एक स्विच है। और यहां पे एक बल्ब है। और क्योंकि अभी स्विच जो है वो क्लोज है, स्विच इज क्लोज्ड, तो स्विच क्लोज है तो क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो क्लोज सर्किट है, यानी कि यहां पे जो करंट है वो फ्लो होगा, सर्किट जो है ना कंप्लीट है। तो ये है सेल, ये स्विच है जो कि क्लोज है, और ये है वायर, और ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहां पे ये बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में वायर लगी है, स्विच लगे हैं, रेजिस्टेंस लगे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। और अगर मैं यहां पे अभी फिलहाल यहां पे हमारा सर्किट कंप्लीट है, स्विच क्लोज है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज सर्किट।
और अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं, मतलब सर्किट को ओपन कर दूं, सर्किट को ब्रेक कर दूं, तो यहां पे सर्किट इज ओपन या स्विच इज ओपन। तो स्विच ओपन है तो सर्किट ओपन हो गया है, और सर्किट ओपन है तो इसका मतलब अब सर्किट में करंट नहीं है और यहां पे ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं या स्विच कनेक्ट होते हैं या वायर होती है, तो उनके सिंबल्स जो हम यूज करते हैं सर्किट डायग्राम बनाते समय, तो वो सिंबल्स कौन से हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंबल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंबल्स फॉर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, वायर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लाइन का। ये लाइन जो होती है वो वायर को रिप्रेजेंट करती है, और अगर एक वायर दूसरे वायर से कनेक्ट है, जिसको हम जॉइंट बोलते हैं, जॉइंट वायर, तो ये है जॉइंट वायर। इसको हम कनेक्टेड वायर भी कह सकते हैं, कनेक्ट या कनेक्टिंग वायर। सॉरी, कनेक्टेड वायर। ये वायर कनेक्ट है, और अगर मान लीजिए एक वायर के ऊपर से दूसरी वायर गई हुई है बिना कनेक्शन के, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग वायर। विदाउट कॉन्टैक्ट। तो एक वायर दूसरी वायर से कनेक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, एक वायर दूसरी वायर के ऊपर से गई हुई है, तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो सिंबल है वो है सेल का सिंबल। ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो सिंबल है वो है बैटरी का सिंबल। जब हम दो या दो से अधिक सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैटरी। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज नोन एज बैटरी। ये जो सिंबल है वो रेजिस्टेंस का सिंबल है, रेजिस्टेंस, और ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम रेजिस्टर भी बोल देते हैं। ये कम या ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसको फिक्स्ड रेजिस्टेंस या रेजिस्टर बोलते हैं। और ये जो सिंबल है ऐसे, या फिर इसी सिंबल को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऐसा रेजिस्टेंस है जो चेंज हो सकता है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रियोस्टेट। ये जो सिंबल है वो स्विच का सिंबल है, और यहां पे स्विच जो है वो ऑफ है। और ये जो सिंबल है ये क्लोज स्विच है, यानी कि स्विच ऑन है। हम की भी दिखा सकते हैं यहां पे, ये स्विच का ही काम करती हैं। ये की है लेकिन ये ओपन है, और ये भी की है लेकिन ये क्लोज है, यानी कि ये की ऑफ है और ये की ऑन है। ये सिंबल है एममीटर का,
और ये सिंबल है वोल्ट मीटर का, और ये सिंबल है गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और अब इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है, ये सिंबल है इलेक्ट्रिक बल्ब। या फिर हम इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सिंबल है इलेक्ट्रिक, जो कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे तो कंपोनेंट्स को ना दिखा के उनके सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट डायग्राम क्या होता है। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम इज द डायग्राम which indicate how different component of an electric circuit are connected by using the symbols of component of the electric circuit is called circuit diagram. So the diagram which indicate how different components of electric circuit are connected by using the symbols of components of electric circuit is called circuit diagram. जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फैन है या एसी या कूलर कोई भी है, तो मैं कंपोनेंट को ना दिखा के उनका सिंबल इस्तेमाल कर लूँगा रेजिस्टेंस। और एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी है यहाँ पे, तो उसका हम सिंबल इस्तेमाल कर लेंगे। और ये जो लाइन है वो वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये कनेक्ट है यहाँ पे एक तो स्विच से, और स्विच, ये स्विच है, स्विच ऑन है, ये रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, और ये वायर है, और ये कनेक्टेड है बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में। तो ये एक सर्किट डायग्राम है जो इंडिकेट कर रहा है कि एक सर्किट में बल्ब, रेजिस्टेंस, स्विचेस कैसे कनेक्टेड हैं। तो इसको हम बोलेंगे सर्किट डायग्राम। क्योंकि स्विच ऑन है तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा, और सर्किट में करंट होगा, और करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी, और ये है बैटरी। तो इसे हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। अब यहां पे अगर मैं इस सर्किट डायग्राम को हम बोलेंगे क्लोज सर्किट डायग्राम, और अगर मैं यहां पे स्विच को ऑफ कर देता हूं तो अब ये कहलाएगा ओपन सर्किट डायग्राम। अब हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, देखिए ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में स्टेट करने के लिए आ सकता है, या फिर यहां पे हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उस पे बेस्ड आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को इसे समझना है। मान लीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा
मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इसमें क्या होगा, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि इसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब इसको कितनी ज़्यादा वोल्टेज दी जा रही है। इसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ यहाँ पे मिलेगा इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जितना ज़्यादा ईएमएफ मिलेगा तो इस कंडक्टर में से पर सेकंड उतना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा कंडक्टर में से पर सेकंड चार्ज फ्लो होगा उतना ज़्यादा कंडक्टर में क्या होगा, करंट होगा। इसका मतलब एक कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, यानी वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी उसमें करंट भी उतना ज़्यादा होगा, और वोल्टेज जितनी कम होगी यानी कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल में डिफरेंस जितना कम होगा उसमें करंट भी उतना कम होगा। तो यहां पे यही बोलता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. तो ओम्स लॉ बोलता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे हमने कितना पोटेंशियल में डिफरेंस दिया है। कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उस कंडक्टर में उतना ज्यादा क्या फ्लो होगा, करंट। तो यहां पे आपने सीखा कि जो करंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वोल्टेज पे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, करंट पे। तो यहां पे हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाएंगे, और वो कांस्टेंट यहां पे क्या है, आर। तो यहां पे जो R है, R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो R यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और R को हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। R इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो यहां पे आपने एक रिलेशन डिराइव किया है वोल्टेज में, करंट में और रेजिस्टेंस में। तो ओम्स लॉ एक रिलेशन है जो ओम्स, इसे हम ओम्स रिलेशन भी कहते हैं। तो ओम्स रिलेशन जो है ना वो रिलेशन है वोल्टेज में, रेजिस्टेंस में और करंट में। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ पता है तो आप इस फॉर्मूले में उनको रख के तीसरी वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस और करंट पता है तो आप वोल्टेज निकाल सकते हो, वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो करंट निकाल सकते हो, वोल्टेज और करंट पता है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अब हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो वो आएगी V बाय आर। अब मान लीजिए हमने एक कंडक्टर को जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, जो वोल्टेज दी हुई है वो हमने कांस्टेंट रखी हुई है, उसको ना तो हम कम करेंगे ना ज्यादा। तो यहां पे वोल्टेज जो है ना कांस्टेंट है। तो वोल्टेज जो है ना कांस्टेंट है, लेट V इज कांस्टेंट। तो अगर हम इस कांस्टेंट को हटाएं तो वापस यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं। तो यहां से हमें ये रिलेशन मिलेगा। तो इससे आपको पता लगता है कि अगर वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखते हैं तो करंट जो है ना वो डायरेक्टली इनवर्सली डिपेंड करेगा किस पर, रेजिस्टेंस पे। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें करंट उतना कम होगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसमें करंट उतना ज्यादा होगा। तो यहां से आपको पता लगता है
at constant voltage the current flow through a conductor is inversely depends on the resistance of conductor. अगर हम कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको डबल कर देते हैं तो कंडक्टर में करंट हाफ हो जाएगा, और अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो करंट डबल हो जाएगा। इसका मतलब जो करंट और रेजिस्टेंस हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बार बार ये शब्द आ रहा है रेजिस्टेंस, होता क्या है ये रेजिस्टेंस? तो अब हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, रेजिस्टेंस हम किसको बोलते हैं? किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होता है या करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर उसके फ्लो का अपोज करता है, मतलब अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को रोकता है, करंट के फ्लो को रोकता है। तो किसी भी कंडक्टर की जो ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को रोकता है, करंट के फ्लो को रोकता है, उसको रेजिस्ट करता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? द property of a conductor due to which it resists the flow of charge through it is called resistance. So the property of a conductor due to which it resists the flow of charge through it is called resistance. तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस जो है उसको हम सिंबल R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस is represented by सिंबल R। रेजिस्टेंस को हम सिंबल R से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट कैसे होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, कोई मेटल वायर है। अब हमें पता है कि ये एटम से बनी हुई है। और इन एटम्स के पास होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। दुनिया का कोई भी कंडक्टर इसलिए कंडक्टर है क्योंकि उसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कोई भी सॉलिड जो है ना वो कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह देते हैं। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनको एनर्जी मिलने पर ये एटम से निकल जाएंगे और मेटल में फ्लो होना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम किसी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, मतलब उसके दोनों एंड्स को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये ऑन ऑफ के लिए स्विच है। तो जैसे इसके दोनों एंड्स पे हम पोटेंशियल में डिफरेंस देंगे तो क्या होगा? इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, उन पे फोर्स लगेगा और वो दौड़ना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। तो जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़ेंगे तो एटम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और वो आयन बन जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दौड़ते हुए बिल्कुल सीधे नहीं जाते। क्या होता है कि जब ये दौड़ लगाते हैं तो इनकी टक्कर होती है, और टक्कर किसके साथ होती है? इनका कोलिजन किसके साथ होता है? या तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ या फिर इन आयंस के साथ।
तो बहुत आराम से जो चार्ज है वो फ्लो नहीं होता है, उसके रास्ते में रुकावट आती है। जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका कोलिजन होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ या आयंस के साथ, जिसके कारण क्या होता है कि वो ड्रिफ्ट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दौड़ा तो वो टकराया रुका, फिर दौड़ा, फिर टकराया, रुका, फिर दौड़ा, फिर टकराया, रुका, फिर दौड़ा, फिर टकराया, रुका, और वो ड्रिफ्ट हो के एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचते हैं। तो ये जो यहाँ पे रुकावट पैदा हो रही है कोलिजन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के कारण दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ या आयन के साथ, ये जो रुकावट पैदा हो रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब जिस कंडक्टर में ये जो कोलिजन्स हैं वो ज़्यादा होते हैं उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे रुकावट ज़्यादा होंगी इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में। और जिस कंडक्टर में ये कोलिजन कम होते हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के कारण दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर आयंस के साथ। जो रेजिस्टेंस होता है उसकी एसआई यूनिट होती है ओम। कैसे, देखिए हमें पता है V = IR, और यहां से R हमें मिलेगा V/I, तो हमें चाहिए SI यूनिट ऑफ R यानी रेजिस्टेंस, तो वो होगी SI यूनिट ऑफ V डिवाइडेड बाय SI यूनिट ऑफ I। तो SI यूनिट ऑफ V यानी वोल्टेज क्या होती है, वोल्ट, और SI यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, एम्पेयर। तो ये बन गया वोल्ट पर एम्पेयर, और वोल्ट पर एम्पेयर को ही हम बोलते हैं ओम, और जिसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, जिसको हम ओमेगा सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस is ohm, which is denoted by symbol omega। जिसको इस सिंबल से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस 1 यूनिट यानी 1 ओम कब कहलाएगा। देखिए जैसा कि हमको पता है V = IR, तो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी V/I। तो अगर हम किसी सर्किट या कंडक्टर को 1 वोल्ट सप्लाई देते हैं यानी वोल्टेज देते हैं, और ऐसा करने पर उस सर्किट या कंडक्टर में 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, तब हम कहेंगे कि वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो 1 वोल्ट पर एम्पेयर है, यानी कि 1 ओम है। तो क्या होता है 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस if 1 ampere current is flow through a conductor, on giving supply of 1 volt, then the resistance of conductor is said to be 1 ohm। तो अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर में से, कब, जब उसको 1 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, तो हम ये कहेंगे कि कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। अब हम पढ़ेंगे वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ। वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ आपको पढ़ना है,
तो आपको पता है कि जो वोल्टेज और करंट हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनका जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये बनेगा वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ। हमने यहाँ पे वोल्टेज दिखाया है, यहाँ पे करंट दिखाया है, ये करंट एक्सिस है, ये वोल्टेज एक्सिस है। तो वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। क्यों है स्ट्रेट लाइन? क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। तो जब वोल्टेज इतनी है तो करंट इतना है, वोल्टेज इतनी है तो करंट इतना है, वोल्टेज इतनी हुई तो करंट इतना हो गया। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है, उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ रहा है। तो जो ग्राफ है वोल्टेज, इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। तो वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपको ये वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ दिया हुआ है और एक दूसरे कंडक्टर का भी आपको वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ इसी में दिया हुआ है। ये कंडक्टर फर्स्ट है और ये कंडक्टर सेकंड, इसका रेजिस्टेंस फर्स्ट 1 है और इसका रेजिस्टेंस 2 है, R2। तो आपको बताना है कि कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो इसके लिए आप एक सिंपल सा काम करेंगे कि दोनों कंडक्टर के लिए वोल्टेज फिक्स कर देंगे। तो मैंने इस कंडक्टर के लिए भी वोल्टेज इतनी रखी हुई है और इस वाले कंडक्टर के लिए भी वोल्टेज इतनी ही रखी हुई है। ऐसा करने पर करंट पहला जो कंडक्टर उसमें करंट इतना मिल रहा है और दूसरे कंडक्टर में करंट ज़्यादा मिल रहा है। तो सेम वोल्टेज पे जिसमें करंट ज़्यादा मिल रहा है वो रेजिस्टेंस कम है, और उतनी ही वोल्टेज पे जिसमें करंट कम मिल रहा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो R1 है उसमें करंट कम मिल रहा है, कंडक्टर C1 में करंट कम मिल रहा है उतनी ही वोल्टेज पे, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू R2। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं।